रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ी खबर है। रूस के एयरबेस पर यूक्रेन का बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। किलर ड्रोन के हमले में रूस का Mi-8 हेलीकॉप्टर तबाह हो गया। फिदाइन ड्रोन अटैक से रूस का हेलीकॉप्टर धुआं हुआ। तस्वीरें आप देखिए, रूस का ये हेलीकॉप्टर Mi-8 हेलीकॉप्टर अटैक हेलीकॉप्टर है और इस पर यूक्रेन की तरफ से ड्रोन से हमला किया गया, पिन पॉइंट अटैक ये किया गया और इसमें किस तरह से जलकर खाक हो गया रूस का ये Mi-8 हेलीकॉप्टर। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए अगली बड़ी खबर, अरब सागर में भारतीय नौसेना और वायुसेना के पराक्रम को देखने को मिल रहा है। भारतीय सेना के ऑपरेशन का नया वीडियो सामने आया। तस्वीरें आप देखिए, सोमालिया के समुद्री डाकुओं से शिप आजाद जो करवाया गया उसका एक और वीडियो है। ये बुल्गारिया की कंपनी के मालवाहक जहाज को भारतीय सेना ने किस तरह से 40 घंटे लंबे ऑपरेशन के बाद समुद्री लुटेरों से मुक्त कराया था और इसमें जो सभी चालक दल थे, जो सभी लोग मौजूद थे, उन सभी को रेस्क्यू किया गया था। ये तस्वीरें देखिए, अरब सागर में सोमालिया के समुद्री लुटेरों के साथ जो ऑपरेशन किया गया और इसके बाद मालवाहक जहाज को आजाद करवाया गया था, उस ऑपरेशन का ये ताजा वीडियो है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने कल आपको एक और वीडियो दिखाया था पूरे ऑपरेशन का। और एक और बड़ी खबर, कैमरे पर समुद्र में 146 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन कैद हुआ है। लीबियाई तट रक्षक फोर्स ने चलाया है रेस्क्यू ऑपरेशन। तस्वीरों में बोट पर सवार लीबियाई फोर्स ऑपरेशन चलाती नजर आ रही है। और इस बीच पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर, जहां पर कोलकाता में 5 मंजिला इमारत ढह गई। इमारत ढहने से कई लोग घायल हो गए। निर्माणाधीन ये इमारत थी, निर्माणाधीन 5 मंजिला इमारत गिरी है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दक्षिणी कोलकाता के मेटिया ब्रुज में यह हादसा हुआ है। दमकल की गाड़ियां रेस्क्यू में जुटी हुई। हादसे की वजह का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। कोलकाता की यह तस्वीर, जहां पर 5 मंजिला निर्माणाधीन इमारत और अचानक से इमारत ये गिर गई और कई लोगों के घायल होने की खबर है। कोलकाता के 134 नंबर वार्ड के गार्डन रिच इलाके में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का गिरने से हुई बड़ी दुर्घटना। इलाका में रहने वालों के कहने के अनुसार ये जो बिल्डिंग है जो इलीगल तरीक़ा से बनाया जा रहा था, जिसके कारण ये बिल्डिंग गिरकर बड़ी दुर्घटना घटी है। अभी तक जो खबर मिल रहा है कि अभी अंदर से 10 से 15 आदमी को निकाला गया है, उनको अस्पताल में दाखिल किया गया है। SSKM अस्पताल के ट्रॉमा केयर में उन लोगों को, कुछ लोगों को लाया गया है। और अभी भी वहाँ पे जो पुलिस है वो ये सोच रहे हैं कि अभी भी बिल्डिंग के जो नीचे दबे हुए हैं वहाँ पे अभी भी 10 से 15 लोगों का अभी भी दबे हुए रहने का चांस है। इसीलिए पुलिस और DMG लगे हुए हैं इस बिल्डिंग को हटाने में और वहाँ से जो लोग दबे हुए हैं उनको निकालने में लगे हुए हैं। और इलाका के जो लोग हैं वो बार बार एक एलिगेशन दे रहे हैं कि ये जो बिल्डिंग हो रहा था, ये बिल्डिंग इलीगल तरीके से हो रहा था, इसके कारण जो है ये दुर्घटना घटी है। और अभी भी पूरे इलाका में एक भय का वातावरण छाई हुई है। पुलिस और DMG वाले लगे हुए हैं इस बिल्डिंग को हटाने में और अंदर दबे हुए लोगों को निकालने में। आइसलैंड में चौथी बार फटा ज्वालामुखी। 100 दिन से भी कम वक्त में ज्वालामुखी में एक बार फिर से विस्फोट हुआ है। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बहता हुआ नजर आ रहा है आग का दरिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आइसलैंड की, जहां पर 100 दिन से भी कम वक्त में एक बार फिर से ज्वालामुखी फटा है। दूसरी बार यह बड़ी घटना 100 दिन के भीतर हुई है आइसलैंड में। और उसके बाद आप देखिए किस तरह से लावा ज्वालामुखी फटने के बाद बहता हुआ नजर आ रहा है। आग का दरिया आपको नजर आएगा। और चलिए बात करते हैं इजराइल हमास युद्ध की। उत्तरी गाजा पट्टी में IDF को मिली बड़ी कामयाबी। सुरंगों का बड़ा नेटवर्क किया गया है तहस नहस। IDF का दावा, 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग को तबाह किया गया।
और देखिए एक और बड़ी खबर है, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर यह खबर है। यूक्रेन के हथियार डिपो पर रूसी सेना ने बड़ा हमला किया। रूसी सेना की गोलीबारी से वेपन डिपो ध्वस्त हो गया। विदेशी हथियारों का गोदाम भी ध्वस्त हुआ है। यूक्रेन को युद्ध में यह बहुत बड़ा झटका है। यूक्रेन रूस युद्ध अब उस दिशा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जिससे यूरोप में परमाणु युद्ध का ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है, क्योंकि रूस को पक्का यकीन है कि नाटो देशों ने यूक्रेन में अपने सैनिक उतार दिए हैं, जबकि विध्वंसक हथियारों की खेप वो पहले से ही भेजता रहा है। ऐसे में रूस बौखलाकर नाटो देशों पर हमला कर सकता है, जिसका जवाब नाटो ने दिया तो बात एटमी हथियारों के इस्तेमाल तक पहुंच सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो यूरोप को भारी तबाही से कोई रोक नहीं सकता। वैसे भी पुतिन कह चुके हैं कि वो हर तरह के युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है, फिर चाहे वो एटमी जंग ही क्यों ना हो। Боевая тревога. Ракетное оружие к бою. पुतिन का पारा 7वें आसमान पर है। अब नाटो के सामने चैलेंज है कि वो पुतिन को कैसे रोक पाते हैं। एक दिन पहले बर्लिन में वीमर ट्रायंगल की मीटिंग में रूस के खिलाफ विध्वंसक रणनीति बनाई। जिसमें रूस पर एटमी हमले का ब्लूप्रिंट भी तैयार किया गया। कुछ घंटे में ही रूस ने भी एक वीडियो जारी करके सीधे सुपर पावर अमेरिका को चैलेंज कर दिया। रूस के जारी किए वीडियो में अमेरिका पर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल से न्यूक्लियर हमला दिखाया गया है, जिसमें वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क पर परमाणु हमले से तबाही दिखाई। रूस ने धमकी दी है कि अमेरिका में ऐसा एटमी जलजला आएगा अगर नाटो ने रूस पर हमले की कोशिश की। दरअसल ये वीडियो रूस का जवाब है, क्योंकि एक दिन पहले नाटो की तरफ से भी वीडियो जारी किया गया था, जिसमें संपूर्ण रूस में न्यूक्लियर धमाके दिखाए गए थे। ये हमले नेटो की तरफ से रूस को दिखाए गए, लेकिन रूस ने अपने आर्टिक साइलो से सरमट आईसीबीएम से अमेरिका को तबाह करने की धमकी दी है। रूस ने साफ कह दिया है कि अगर यूक्रेन में नाटो सैनिक पहुंचे तो उसी दिन से नाटो देशों पर हमले की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इस बीच रूस के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके दिमित्री मेदवेदेव के एक बयान से बाल्टिक देशों में कोहराम मच गया है। दिमित्री ने लातविया के प्रेसिडेंट एगार्स रिंकेविक्स को नाजी कहते हुए बयान दिया है। नाटो के सदस्य देशों को गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले नंबर पर लातविया है। लातविया को नाजियों का अंत याद रखना चाहिए। नाजी भी रूस पर जीत का ख्वाब देखा करते थे, लेकिन आखिर में रूस ने उनके मंसूबों को रौंद दिया। लातविया 1991 में सोवियत से अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र बना था। उसके साथ दूसरे बाल्टिक देश एस्टोनिया और लिथुआनिया भी थे। ये देश उसी वक्त से नाटो के सदस्य भी बने थे, जिन्हें अब पुतिन से खतरा महसूस हो रहा है कि यूक्रेन के बाद उनका नंबर आ सकता है। इसलिए नाटो बेस बनाकर एक सुरक्षा घेरा बना रहे हैं। इतना ही नहीं, बाल्टिक देशों ने वीमर ट्रायंगल की तरफ यूक्रेन में नाटो फौज भेजने की वकालत की। इस बीच इटली के बयान ने तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बढ़ा दी। इटली के विदेश मंत्री एंटोनिया तजानी ने कहा है, यूक्रेन में नाटो सैनिकों को भेजने से तीसरे विश्व युद्ध की ज्वाला भड़क सकती है, जिसका असर पूरी दुनिया पर होगा। नाटो को सैनिक भेजने से बचना चाहिए, नहीं तो परिणाम गंभीर होंगे। इटली ने सीधे तौर पर
नेटो फौज को यूक्रेन भेजना एक बड़ी गलती करार दिया है। हालांकि नेटो देशों ने इसको लेकर खुलकर अभी तक कुछ नहीं कहा। रूस को पक्का भरोसा है कि नेटो सैनिक यूक्रेन में न सिर्फ युद्ध लड़ रहे हैं बल्कि युद्ध को कमांड भी कर रहे हैं। इसके अलावा हथियार तो पहले से ही यूक्रेन में लगातार पहुंचाए ही जा रहे हैं। रूस ने दावा किया है कि उसके पास यूक्रेन में नाटो सैनिकों की मौजूदगी के सबूत हैं। ओडेसा पर किया हमला इसी को साबित करता है। जहां रूस ने मिसाइल अटैक करके भारी तबाही मचाई, रूस ने दावा किया है कि ओडेसा में नाटो का कमांड सेंटर मौजूद था। इसलिए रूस ने ओडेसा पर हमला करके नाटो के कमांड सेंटर को ध्वस्त करने का दावा किया है। क्रेमलिन के मुताबिक इससे पहले रूस ने यूक्रेन में नाटो सैनिकों की मौजूदगी के सबूत जुटाए और फिर ओडेसा में नाटो के कमांड सेंटर की लोकेशन को ट्रेस किया गया और फिर क्रीमिया से नाटो कमांड सेंटर पर मिसाइल हमला किया गया। साथ ही सेवास्तोपोल बेस पर मौजूद युद्धपोत से बॉम्बर उड़े और ओडेसा पर बम बरसाए गए। रूस ने दावा किया है इस हमले में नाटो के 21 बड़े कमांडर्स मारे गए हैं और 60 नाटो सैनिक रूस के हमले में घायल हुए हैं। गंभीर तौर पर घायल 11 सैनिकों ने रोमानिया के हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। रूस के मुताबिक नाटो कमांड सेंटर से दक्षिणी यूक्रेन में ऑपरेशन चलाया जा रहा था। रूसी सैनिकों पर हमले की जानकारी नाटो हेडक्वार्टर पहुंचाई जा रही थी। रिपोर्ट आप देखिए। जिन सैनिकों को रूस ने नाटो सैनिक कहा है उन्हें यूक्रेन फॉरेन वॉलंटियर लीजन के सदस्य बता रहा है। यानी यूक्रेन ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि उसके यहां विदेशी सैनिक नहीं। अगर रूस का दावा सही है तो एक तरीके से नाटो और रूस आपस में भिड़ रहे हैं और ये सीधे तौर पर विश्व युद्ध की दस्तक है। हालांकि फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो ने कहा है कि वो यूक्रेन में सैनिक भेजकर एक और युद्ध नहीं चाहते। अब सवाल उठ रहा है कहीं ये फ्रांस में हो रहे विरोध प्रदर्शन का दबाव तो नहीं, क्योंकि फ्रांस में हजारों लोग सड़कों पर निकले और यूक्रेन रूस युद्ध को खत्म कराने की मांग करने लगे। लेकिन हालात काफी खतरनाक हो चले। यूक्रेन को लगातार हथियारों की खेप भेजी जा रही है। ये जर्मनी से आई एक और खेप का वीडियो है जिसमें हथियार और गोला बारूद यूक्रेन को सप्लाई किया जा रहा है। इसमें अंडर वाटर ड्रोन, एक्सप्लोजिव डिवाइस, पोर्टेबल लाइटिंग डिवाइस और माइन क्लियरेंस व्हीकल के अलावा कई और घातक हथियार भी शामिल हैं। इस बीच जर्मन इंटेलिजेंस सर्विस ने अंदेशा जताया है कि रूस नाटो देशों पर हमला कर सकता है। इसके लिए बड़ी तैयारी कर रहा है। रूस ने हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। नाटो के सदस्य देशों के बॉर्डर की तरफ ट्रूप मूवमेंट बढ़ा दिया है। पश्चिमी इलाकों में मिसाइलों की तैनाती की। रूसी सेना को रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और रूस ने ओडेसा में नाटो के कमांड सेंटर का दावा करते हुए उस पर हमला करके अपने मंसूबे जाहिर कर दिए।
जिसका असर यह हुआ है कि नाटो देशों में घबराहट बढ़ गई। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने रूसी हमले के डर से यूक्रेन दौरा कैंसिल कर दिया है। उधर नाटो के सैन्य ठिकानों को अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। अगर नाटो ने पलटवार किया तो ओडेसा विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए एक बड़ी खबर आपको बताएं, लेनिनग्राद के फल गोदाम में भयंकर आग लगी है। गोदाम पर यूक्रेन के ड्रोन अटैक का संदेह है। शनिवार की रात रूस पर 50 से ज्यादा ड्रोन हमले एक साथ किए गए। मॉस्को के एयरपोर्ट तक भी पहुंचा यूक्रेनी ड्रोन। ये तस्वीरें आप देखिए। За нами там, вдалеке, блядь. तो पिछले एक हफ्ते से यूक्रेन लगातार रूस पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। ड्रोन से रूस के तमाम ऑयल रिफाइनरीज को तबाह करने की मिशन में कई बार कामयाबी हासिल हुई है। शनिवार की रात को यूक्रेन ने फिर से बड़ा हमला किया। रूस ने 35 ड्रोन को नष्ट करने का दावा किया, लेकिन यूक्रेन का हमला अब सिर्फ बेलगोरोड और कुर्स्क तक सिमट कर नहीं रह गया है। शनिवार को यूक्रेनी ड्रोन मॉस्को तक पहुंचे और रूस को बड़ा हमला करके उसे बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। एयरपोर्ट तक बंद करना पड़ गया रूस को। दूसरी तरफ रूस ने भी यूक्रेन पर बड़े हमले की शुरुआत कर दी है। एक बार फिर से घातक वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया गया है। यूक्रेन के कई इलाकों में जबरदस्त तबाही इस वक्त नजर आ रही है। आसमान धमाकों से गूंज रहा था। एयर डिफेंस की मिसाइल और हवा में उड़ते ड्रोन एक दूसरे से टकराकर जमीन पर मौजूद लोगों को डरा रहे थे। शनिवार की रात से यूक्रेन से ड्रोन लॉन्च का सिलसिला शुरू हुआ और फिर रूस के अलग अलग इलाकों में खतरे का सायरन बजने लगा। कोशिश एक बार फिर बड़ी तबाही लाने की थी, रूस के शहरों को जलाने की थी, ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाने की थी। रविवार को रूस की तमाम डिफेंस लाइन को तोड़कर यूक्रेन के 5 ड्रोन मॉस्को तक पहुंच गए। आसमान में ड्रोन की खबर मिलते ही मॉस्को के 3 एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। दोमोदेदोवो एयरपोर्ट बंद किया गया, व्नुकोवो एयरपोर्ट बंद कर दिया गया, जुकोवस्की एयरपोर्ट से भी उड़ानें रोक दी गई। अंदेशा सही साबित हुआ और दोमोदेदोवो एयरपोर्ट के करीब जोरदार धमाका हुआ। हालांकि बहुत बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को के करीब यूक्रेन के 5 ड्रोन पहुंचने में कामयाब रहे। रूस ने सभी 5 ड्रोन को गिराने का दावा किया है। दोमोदेदोवो एयरपोर्ट को कई घंटे तक बंद करना पड़ा। रूस में यूक्रेन के ड्रोन अटैक से दहशत थी, तो दूसरी तरफ यूक्रेन भी दहल रहा था। रूस ने एक बार फिर वैक्यूम बम का धमाका किया। रूस ने लोकेशन का खुलासा नहीं किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस के टारगेट पर यूक्रेन की कारकेन बटालियन थी। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने वैक्यूम बम के इस्तेमाल से 300 यूक्रेनी सैनिकों को मारने का दावा किया है। इससे पहले रूस की तरफ से कुर्स्क और बेलगोरोद में 1500 यूक्रेनी सैनिकों को मारने का दावा किया था। यूक्रेन की सेना ने इन दावों को रूस का झूठ करार दिया है। यूक्रेन की सेना बड़े नुकसान से इनकार कर रही है, लेकिन रूस की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की कारकेन बटालियन एक खास जगह पर जमा होने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद रूस की सेना ने वैक्यूम बम के इस्तेमाल का फैसला किया। रूस के इस घातक बम को वैक्यूम बम, एरोसोल बम या फ्यूल एयर बम भी कहा जाता है। दुनिया में इस बम के इस्तेमाल पर पाबंदी है, लेकिन जब जब पुतिन के दिमाग में गुस्से और बौखलाहट का तूफान आया है, यूक्रेन इस बम के प्रहार से छलनी हुआ है। इमारतें मलबे में तब्दील हो जाती हैं, इंसान के जिस्म में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है,
हवा में ऑक्सीजन नहीं रहने की वजह से बंकर और सेफ जगहों पर छिपे लोगों का भी दम घुट जाता है। ये बम जहां भी गिरता है, आसपास मौजूद इंसान और तमाम जीव तड़प तड़प कर दम तोड़ देते हैं। आपको दिखाते हैं कि वैक्यूम बम कैसे तबाही मचाता है। थर्मोबैरिक बम के लिए किसी बॉम्बर जेट की जरूरत नहीं होती। इसे टॉस 1 रॉकेट लॉन्चर के जरिए आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। देखने में ये किसी रॉकेट की तरह ही दिखता है। जमीन पर गिरने से पहले 100 फीट ऊपर ये बम 2 हिस्सों में बट जाता है। ऊपरी हिस्से में एल्युमिनियम और मैग्नीशियम जैसी धातुओं के पाउडर के साथ विस्फोटक का मिश्रण होता है। ये मिश्रण हवा में बिखर जाता है। रॉकेट का ऊपरी हिस्सा विस्फोटक के मिश्रण को हवा में फैला देता है और वहीं दूसरा हिस्सा जैसे ही जमीन पर गिरता है धमाका करता है, जिससे हवा में मौजूद विस्फोटक में आग लग जाती है। इससे हवा में एक आग का गोला बन जाता है, जिसकी वजह से आसपास की ऑक्सीजन बहुत गर्म हो जाती है। आग का गोला आसपास की हवा को अपने अंदर खींच लेता है और फिर हवा भरने के बाद तेजी के साथ बाहर निकलने की वजह से एक बड़ा शॉक वेव यहां पर पैदा हो जाता है। यही वजह है कि अंडरग्राउंड बंकर में छिपकर बैठे सैनिकों का भी दम घुट जाता है और इमारतें तबाह हो जाती हैं। रूस के बारूदी कहर के बीच यूक्रेन ने ड्रोन से फिर रूसी ऑयल डिपो और गैस स्टेशन को टारगेट किया। क्रास्नोदर में यूक्रेन ने ड्रोन से ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया, जिसकी वजह से भयंकर आग लग गई। रूस ने भी माना है कि रिफाइनरी में धमाका ड्रोन हमले की वजह से हुआ। पिछले हफ्ते भी यूक्रेन ने रूस के कई ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया था। पिछले हफ्ते रूस के समारा, रायाजान, कलुगा, नीनी नोवगोरोद और लेनिनग्राद में ऑयल रिफाइनरी में आग लगी। ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि अब यूक्रेन ड्रोन से लॉन्ग रेंज हमला करने में सक्षम है और आने वाला वक्त रूस के लिए बड़ी तबाही लेकर आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस की मजबूत एयर डिफेंस इसलिए नाकाम है क्योंकि ड्रोन हमले की कमान यूक्रेन की खुफिया एजेंसी सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन और यूक्रेन मिलिट्री इंटेलिजेंस ने संभाली। रूस को शक है कि ड्रोन हमले रूस के भीतर से ही किए जा रहे हैं। घात और प्रतिघात के बीच रूस भी यूक्रेन से बदला ले रहा है। रूस ने यूक्रेन के निकोपोल पर ड्रोन और आर्टिलरी से प्रहार किया। निकोपोल में 30 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन का एक पावर स्टेशन भी हमले में तबाह हो गया। निकोपोल में गैस पाइपलाइन भी हमले के बाद डैमेज हो गई। यूक्रेन के ओडेसा में भी रूस का जबरदस्त प्रहार जारी। ओडेसा में रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। ओडेसा में 21 लोगों की मौत हो गई। ओडेसा में 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। ओडेसा के कई अपार्टमेंट में आग लग गई। रूस की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने रूस पर शनिवार को ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक किया। हमला कितना बड़ा था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक ही रात में यूक्रेन के 35 ड्रोन गिराए गए। इसमें से यूक्रेन के कई ड्रोन हमले कामयाब रहे। यूक्रेन के ड्रोन रूस की राजधानी तक पहुंचने में भी कामयाब रहे। रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को में 4, बेलगोरोद में 3, कलुगा में 2, ओरियोल में 1, रोस्टोव में 1, यारोस्लाव में 4, कुर्स्क में 3 और क्रास्नोदार में 17 ड्रोन हमले किए गए। बेलगोरोद में यूक्रेन की गोलीबारी की वजह से 2 लोगों की मौत हुई। यूक्रेन अब ड्रोन के अलावा वैम्पायर रॉकेट और टॉचका यू मिसाइल से हमले कर रहा है। यूक्रेनी मिसाइल के टारगेट पर बेलगोरोद और कुर्स्क के इलाके, जहां रूसी आर्मी विद्रोहियों से मुकाबले के लिए इकट्ठा हो रही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और उस बीच एक और बड़ी खबर, बेलगोरोद के गोरवस्की पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। विद्रोहियों ने गोरवस्की से रूसी झंडे को हटा दिया है। साइबेरियन ग्रुप के कई इलाके बेलगोरोद में
कई जो लड़ाके हैं वो बेलगोरोद में घुस गए हैं। यूक्रेन का समर्थन कर रहा चेचन ग्रुप भी जंग में शामिल हो गया है। यूक्रेन बॉर्डर से सटे रूस के दो प्रांत, पहला बेलगोरोड और दूसरा कुर्स्क, जो बीते 48 घंटे से धधक रहे हैं। डबल फ्रंट प्रहार से दहल उठे हैं। जानते हैं क्यों? एक तरफ यूक्रेनी सेना बेलगोरोड और कुर्स्क में ड्रोन के जरिए आसमानी प्रहार कर रही है, तो दूसरी तरफ रूसी सरजमी पर विद्रोही गुटों के बारूदी कहर लगातार नजर आ रहे हैं। गदर मचा हुआ है, वो भी उस वक्त जब रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि पुतिन विद्रोहियों ने मतदान के दौरान ही रूस में रक्तपात क्यों मचाया? रिपोर्ट आप देखिए। सड़कों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी, रिहायशी इलाकों पर ड्रोन से अटैक, ग्रेनेड लॉन्चर से जबरदस्त ब्लास्ट, बम, गोला, बारूद से प्रचंड प्रहार। ये तस्वीरें पश्चिमी रूस के बेलगोरोद रीजन की, जो यूक्रेन बॉर्डर से सटा इलाका है। और जानते हैं, बीते 48 घंटों से बेलगोरोद का कोना कोना दहल रहा है। हर तरफ बारूदी कोहराम मचा है। और सिर्फ बेलगोरोद ही नहीं, रूस के कुर्स्क रीजन पर भी सिलसिलेवार ढंग से हमले जारी हैं। जानते हैं, रूस के इन दो प्रांतों को किसने दहला रखा है? किसने बीते 48 घंटों से रूसी सरजमी पर बारूदी आपातकाल ला रखा है? तो आपको बता दें कि बीते 48 घंटे से बेलगोरोद और कुर्स्क में हमले जारी हैं। यूक्रेन समर्थित विद्रोही गुटों ने रूसी प्रांतों पर अटैक किया। 2000 विद्रोहियों ने रूस के कई इलाकों पर कब्जा किया। रूसी सरजमी में दाखिल होकर विद्रोही गुटों ने बेलगोरोद और कुर्स्क में भीषण तबाही मचाई। हथियारबंद लड़ाकों ने जबरदस्त प्रहार के साथ साथ रिहायशी इलाकों और रूसी सेना के मिलिट्री बेस को टारगेट करने के लिए अटैक ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया। हैरानी इस बात की है, पहली बार रूस पर डबल फ्रंट से प्रहार हुआ है। यानी एक तरफ यूक्रेन की सेना बेलगोरोद और कुर्स्क पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के विद्रोही गुट, जिन्हें यूक्रेन का समर्थन है, वो बेलगोरोद और कुर्स्क में घुसकर बीते 48 घंटों से बारूदी भूचाल ला रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस में मौजूद यूक्रेन समर्थित 4 रूसी विद्रोहियों के गुटों ने इस हमले को अंजाम दिया। आखिर ये 4 गुट कौन कौन से हैं, आप ये भी जान लीजिए। मसलन फ्रीडम ऑफ रशिया लीजन, ये रूस का सशस्त्र विद्रोही गुट है जो 2 साल से रूस यूक्रेन युद्ध में सक्रिय है। ये गुट गुरिल्ला हमले में माहिर माना जाता है। कॉकेशियस अमीरात, चेचनिया नॉर्थ कॉकेशिया में सक्रिय है, पुतिन की सत्ता का विरोधी संगठन है। इस गुट का मकसद कॉकेशिया से रूस का प्रभुत्व घटाना है। राइट सेक्टर, यूक्रेन का अतिवादी सशस्त्र विद्रोही गुट है, रूस के खिलाफ यूरोमेडन क्रांति में भी शामिल था। इस संगठन ने रूसी समर्थक यानुकोविच का तख्ता पलट किया था। नेटवर्क, रूस में सक्रिय सशस्त्र विद्रोही गुट है, सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल रहता है। यह संगठन नवेल्नी की मौत के बाद सक्रिय हुआ।
यही वो 4 गुट हैं जिन्होंने बीते 48 घंटों से रूस के 2 प्रांतों में खलबली मचा दी, रूसी सेना को घुटनों पर ला दिया। और जानते हैं रूसी विद्रोही संगठन मौजूदा वक्त में एक्शन में क्यों आए हैं? क्योंकि बेलगोरोद और कुर्स्क पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। तो इसकी वजह है रूस में हो रहे प्रेसिडेंट इलेक्शन। जी हां, 15 से 17 मार्च तक रूस में सभी प्रांतों में वोटिंग हो रही है। ऐसे में विद्रोहियों का मकसद वोटिंग को प्रभावित करता है, लिहाजा बेलगोरोद और कुर्स्क में हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। रूसी वोटिंग सिस्टम को ध्वस्त करने के मकसद से यूक्रेन एंटी रूस संगठनों की मदद से बीती रात से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। और वैसे भी आज रूस में मतदान का आखिरी दिन है, लिहाजा बेलगोरोद और कुर्स्क में रूसी विद्रोहियों के हमले पहले से ज्यादा विध्वंसक अंदाज में दिखे। इन हमलों के बाद रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन को चेतावनी भी दी। एक तरफ पुतिन अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के इंटेलिजेंस प्रमुख बुदानोव ने भी पुतिन की धमकी को धुएं में उड़ा दी। ये तो सिर्फ शुरुआत है, इस तरह के हमले अभी और बढ़ेंगे। जहां तक बात यूक्रेन की है, तो रूस के विद्रोही गुटों को हमारा समर्थन जारी रहेगा, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। मतलब ये कि अब यूक्रेन भी आर पार के मोड में है, और जिस अंदाज में विद्रोही गुट बेलगोरोद और कुर्स्क को दहला रहे हैं, उससे यह साफ है कि विद्रोही गुट अब मॉस्को कूच करके ही दम लेंगे। अब देखना यह होगा कि क्या पुतिन की ब्रिगेड विद्रोही गुटों पर लगाम लगाएगी। और देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक और बड़ी खबर। मार्च तक यूक्रेन के सभी एयर डिफेंस खाली होंगे। एयर डिफेंस मिसाइल का हमले में इस्तेमाल, गोला बारूद की कमी के चलते यूक्रेन इस पर मजबूर हो गया। एयर डिफेंस से हमला कर रहा है यूक्रेन। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, रेड सी में हूती को करारा जवाब मिला है। लाल सागर में अमेरिका का विध्वंसक पलटवार हुआ। हूती के ड्रोन और ड्रोन बोट को तबाह किया गया। तस्वीरें आप देखिए, हूती के ठिकानों पर किए गए पिन पॉइंट अटैक्स, हूती के लॉन्चिंग सेंटर को तबाह किया गया। तो इजरायल के लिए चुनौती अब सिर्फ हमास का खात्मा और बंधकों को छुड़ाना भर नहीं है। इजरायल अब हिजबुल्ला और हूती के आतंक का भी सामना कर रहा है। रविवार की सुबह इजरायल ने सीरिया के उन इलाकों में बमबारी की जहां पर ईरान समर्थित विद्रोहियों का ठिकाना है। इजरायल ने कई हथियार डिपो को उड़ा दिया। जंग के बीच इजरायली सरकार को बंधकों की रिहाई में हो रही देरी की वजह से भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। एक बार फिर सीरिया के आसमान में गूंजा इजरायली फाइटर जेट्स का शोर। इजरायल के विमानों ने सीरिया की राजधानी में कई ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की। इजरायल के टारगेट पर सीरिया में पहुंचाए गए ईरान के हथियारों का जखीरा था। इजरायल ने कई हथियार गोदामों को नष्ट कर दिया। इजरायल ने रविवार की सुबह हमला किया। दमिश्क के 2 इलाकों पर बमबारी की गई। दमिश्क में मौजूद एक हथियार डिपो को नष्ट किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल को जानकारी मिली थी कि दमिश्क में हिजबुल्ला ने हथियारों का जखीरा जमा किया हुआ है। कालामुन की पहाड़ियों के बीच मौजूद इन ठिकानों को इजरायल ने बम और मिसाइलों से नष्ट कर दिया। इजरायल के हमले से कई जगहों पर आग लग गई।
दक्षिण सीरिया में भी इजराइल ने कई इलाकों पर बमबारी की। हमले के दौरान एक एयर डिफेंस भी मिसाइल से तबाह कर दिया गया। इजराइल के आर्मी चीफ के मुताबिक अब कई फ्रंट पर युद्ध की शुरुआत कर दी गई है। इजराइल को हमास के साथ लेबनान में हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटाना है। इसके साथ ही सीरिया में भी तमाम विद्रोही संगठनों को तबाह करना है। इजराइल की हिट लिस्ट में अब हूती का नाम भी शामिल कर लिया गया है। इजराइल ने सीरिया में हमला करने के साथ ही लेबनान में ऑपरेशन चलाने की तैयारी भी कर ली है। गाजा में भी सीज फायर होने तक ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। वेस्ट बैंक से भी जेनिन ब्रिगेड और हमास समर्थकों के खात्मे का मिशन जारी। लेकिन इन सब के बावजूद पीएम नेतन्याहू के खिलाफ विरोध की आग कम नहीं हो पा रही। इजराइल में बंधकों को छुड़ाने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। कई जगहों पर पुलिस और पब्लिक के बीच झड़पें भी हुई हैं। राजधानी तेल अवीव में रक्षा मंत्रालय के सामने लोगों ने प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ गुस्साए लोगों ने यहां सड़क पर आग लगा दी। तेल अवीव में कई जगहों पर रैली भी निकाली गई। ये लोग गाजा में जल्द सीज फायर की मांग कर रहे हैं ताकि बंधक घर वापस आ सके। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। फिलहाल इजराइल की सरकार सीज फायर के साथ ही एक बड़े युद्ध की तैयारी में है। उम्मीद की जा रही है कि गाजा में सीज फायर होते ही इजराइल हिजबुल्लाह के सफाई का अभियान शुरू कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।